गांव में राम किशोर अपनी पत्नी शीला और बेटे हेमंत के साथ रहता है। सूरज निकल चुका था, लेकिन हेमंत अभी तक सोकर नहीं उठा था। तभी शीला उसे जगाने आई। अरे ओ लाड साहब, तो समय पर क्यों नहीं उठता है? 25 साल का हो गया है, कुछ ना कमाता। अरे क्या हो गया है? क्यों सुबह सुबह? हाँ, तुम तो इसके समर्थन में आओगे ही। अरे मैंने अभी कुछ कहा भी नहीं है। अपने लाडले बेटे से कुछ क्यों नहीं कहते हो कि कुछ काम करे? अरे अभी किसी को भी नौकरी नहीं मिल रही है भैया। ठीक है, मैं उठ गया हूँ। अब आप दोनों आपस में झगड़ा मत करो बस। बेटा, तेरी माँ सही ही तो कहती है, तुझे कुछ ना कुछ काम करना चाहिए। ठीक है, मैं कोई काम देखने जा रहा हूँ। हेमंत घर से बाहर चला गया। वो पढ़ा लिखा था, लेकिन उसे फिर भी कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। उसने दुकानों पर काम करने की सोची, लेकिन वहाँ भी उसे कुछ काम नहीं मिला और वो दोपहर को वापस घर लौट आया। आ गया, नौकरी मिली? नहीं। मैं पहले से जानती थी कि यही हुआ होगा। चल बैठ, खाना लाती हूँ। ठीक है। शीला उसे खाना लाकर देती है। वो खाना खाने लगा। वैसे बेटा, मैं कह रही थी कि तुझे नौकरी तो नहीं मिलती, लेकिन खाते हुए शर्म तो आती होगी। हेमंत के पास कोई जवाब नहीं था। वो खाते हुए रुक गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। काश मेरी माँ मुझे छोड़कर नहीं गई होती, लेकिन वो बाढ़ मेरा सब कुछ लूट कर ले गई। हाँ हाँ, बहुत कर लिया माँ को याद। तभी वहाँ राम किशोर आ गया। क्या हुआ बेटा, क्यों रो रहा है? सुनिए जी, इसके नखरे बहुत बढ़ रहे हैं। मैंने खाना दिया है, फिर भी मुझे सौतेली कह रहा है और उल्टा सीधा बोल रहा है। मैं नहीं सुनूंगी और ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हेमंत, तुझे इस तरह बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। पिताजी, मैंने तो माँ से कुछ कहा भी नहीं, लेकिन जब आपको मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो मेरे यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। मैं जा रहा हूँ। हेमंत घर छोड़कर वहाँ से चला गया। शीला हेमंत की सौतेली माँ है। क्योंकि उसकी खुद की माँ नदी में डूबकर इस दुनिया से चली गई थी, इसलिए उसे अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो सड़क पर ऐसे ही चला जा रहा था और चलते चलते एक जंगल में पहुँच गया और थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। न जाने मैं घर से कितना दूर निकल आया हूँ। अब कुछ देर ही आराम कर लेता हूँ। हेमंत वहीं सो गया। और शाम को उठा। उसके पास एक बूढ़ी महिला बैठी हुई थी, जिसे देखकर वो चौंक गया। आप कौन हैं? घबराओ मत बेटा, मैं यहीं जंगल में रहती हूँ। तुम्हें अकेले ऐसे सोते देखा तो मदद करने चली आई। आप क्या इतने घने जंगल में रहती हैं? हाँ, चलो मेरे साथ, यहाँ मेरा ढाबा है। बूढ़ी महिला हेमंत को अपने साथ ले गई। बेटा, ये मेरा ढाबा है। मैं यहाँ सभी को रोटी सब्जी खिलाती हूँ और अपनी पूर्ति करती हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए भोजन ले आती हूँ। नहीं अम्मा, रहने दीजिए, मुझे भोजन नहीं चाहिए। क्यों बेटा, क्या हुआ? अम्मा, मैं घर से भाग आया हूँ और मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं खाना नहीं खा सकता। अम्मा भी कहता है और पैसे की भी बात करता है। तुम खाना खाओ और यहीं रहो, अब से यही तुम्हारा घर है। बूढ़ी महिला ने प्लेट लाकर दी। हेमंत खाना खाने लगा। बूढ़ी अम्मा ने प्यार से हेमंत के सर पर हाथ रखा। ये देखकर हेमंत भावुक हो गया। अम्मा, मेरी माँ बहुत अच्छे राजमा चावल बनाती थी और मुझे भी आते हैं। मैं भी ढाबे पर बनाया करूँगा। ठीक है बेटा। एक सुनसान जंगल में हेमंत को सहारा मिल गया था। हेमंत ने सुबह उठकर राजमा चावल बनाए और ग्राहकों के आने का इंतजार करने लगा, लेकिन दोपहर हो गई थी
और कोई नहीं आया। हेमंत उदास हो गया और अम्मा से पूछा, अम्मा, यहाँ कोई आ क्यों नहीं रहा है? बेटा, इस जंगल में बहुत कम ग्राहक आते हैं, कोई मुसाफिर ही यहाँ से निकलता है। फिर इतना सारा खाना क्यों बनाते हैं? एक उम्मीद में बनाती हूँ, क्योंकि कभी कभी यहाँ बहुत ज्यादा ग्राहक भी आ जाते हैं। ठीक है माँ जी, अब यहाँ ग्राहक बुलाने की मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन कुछ ही देर में आसपास के लोग वहाँ रास्ता ढूंढते ढूंढते आ गए। अरे भाई, जल्दी से 1 प्लेट राजमा चावल लगा दो यार। जी अभी लाता हूँ। जैसे ही आपके बारे में पता चला, राजमा चावल खाने का मन ही कर गया। बताओ। हाँ, ये बहुत अच्छा किया। हेमंत ने भी सभी को राजमा चावल और बाकी खाना दिया। सभी बहुत तारीफ कर रहे थे। भाई वाह, ऐसे राजमा चावल तो मैंने पहले कभी नहीं खाए। अरे भाई, बहुत ही स्वादिष्ट है। कुछ ही देर में हेमंत के ढाबे का सारा खाना खत्म हो गया, लेकिन ग्राहक और भी आ गए। आज सब खत्म हो गया है, आप कल आना, मैं कल ज्यादा बनाऊंगा। सभी वहाँ से चले गए। हेमंत ने आज के कमाए हुए पैसे की तरफ देखा तो वो बहुत खुश हो गया, क्योंकि उसने पहली बार पैसे कमाए थे। बेटा, तूने तो कमाल ही कर दिया। अम्मा, ये सब आपका कमाल है। नहीं बेटा, मैंने इतने ग्राहक पहले कभी नहीं देखे। अम्मा, अब से हम रोजाना ऐसे ही पैसे कमाएंगे। ये लीजिए आज के पैसे। बेटा, अब तुम्हारे बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए अब से ये ढाबा और पैसे तुम ही संभालो। ठीक है अम्मा। हेमंत का ढाबा ठीक से चल रहा था। कुछ ही महीनों में ढाबा बड़ा बन गया और उसने सोनू मोनू को भी मदद के लिए रख लिया। अब हेमंत पहले से कुछ अमीर हो गया था, लेकिन वो सभी की मदद करता था और बचा हुआ खाना गरीबों में बांटता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे और फिर एक दिन एक गरीब दंपति वहां से निकलकर जा रहा था। जी रुकिए। हाँ बेटा। शायद आपको बहुत तेज भूख लगी है। हाँ बेटा। लेकिन हम नहीं खा सकते हैं, ऐसा कहकर दोनों आगे चल दिए। देखिए, हमारा ये नियम है कि यहाँ से कोई भी भूखा नहीं जाएगा। बहुत अच्छी बात है बेटा, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। अब आपको पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। हेमंत ने उनको खाना खिला दिया। तभी हेमंत को उस व्यक्ति के माथे पर एक रोशनी दिखी, लेकिन उस रोशनी को सिर्फ हेमंत ही देख सकता था। क्षमा कीजिए, लेकिन मुझे लगता है कि आपके साथ धोखा हुआ है। क्या? तुम ये कैसे जानते हो? वो एक राज की बात है। तभी वहाँ बूढ़ी अम्मा आई। क्या हुआ हेमंत बेटा? मैं बताता हूँ। मैं रामनगर का राजा था, लेकिन अभी रंक बन चुका हूँ। मुझे ये सब सुनकर बहुत दुख हुआ, लेकिन ये सब कैसे हुआ? मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैंने सदैव अपनी प्रजा का ध्यान रखा है, लेकिन किसी धोखेबाज की वजह से मैं अपनी प्रजा की ही नजरों में बुरा बन गया। ओह, ये तो बहुत ही दुख की बात है, लेकिन मैं आपको न्याय दिलवाने की कोशिश कर सकता हूँ। तुम ये कैसे करोगे बेटा? मैं इसके लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन करूंगा। ठीक है बेटा, लेकिन इसके बारे में पता कैसे चलेगा? आप अपने नगर में चलिए और किसी भी तरह वहां जाकर लोगों को इकट्ठा करिए। मैं वहां आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन अब उस जगह जाने की मेरी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि कल तक मुझे बहुत सम्मान देने वाले लोग अब समझते हैं कि मैं न्याय प्रिय और ईमानदार राजा नहीं हूं। आप बेफिक्र रहिए, सब सही हो जाएगा।
सुबह राजा रानी भेष बदलकर रामनगर पहुंच गए और अपने एक शुभचिंतक के द्वारा नगर के सभी लोगों को मैदान में इकट्ठा करवा दिया। हेमंत और बूढ़ी दादी भी पहुंच गए। मेरी आज्ञा के बगैर तुम सब क्यों इकट्ठे हुए हो? पता नहीं महाराज, ये सब यहाँ क्यों आए हैं? इन सभी को मैंने यहाँ बुलाया है। कौन हो तुम? पहले कभी इस नगर में नहीं देखा। जी मैं राजमा चावल वाला हूँ। अपने राजमा चावल बेचो ना, यहाँ क्यों भीड़ इकट्ठी की है? खेल दिखाने वाले मदारी हो क्या? जी मैं आपके नगर में एक राजमा चावल की प्रतियोगिता कराने आया हूँ। इसमें क्या होगा? मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे ताकतवर है वही प्रतियोगिता कर सकता है। इस बात से क्या आशा है तुम्हारा? जी ये जादुई राजमा चावल है। इनको सिर्फ सबसे बलशाली व्यक्ति ही खा सकता है। इसलिए मैं नगर नगर उस बलशाली व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। नगर के सभी लोग ये देखकर अचंभित थे। राजा रानी भीड़ में छिपे रहे। मंत्री ने उत्सुकतावश हेमंत से पूछा, अच्छा ये बताओ कि तुम ऐसी प्रतियोगिता क्यों कर रहे हो? मैं दूर नगर से आया हूँ। मुझे मेरे राजा साहब ने भेजा है। उनकी पुत्री के विवाह के लिए ये प्रतियोगिता हो रही है। ये सुनकर मंत्री और सैनिक ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। तुम इन गरीबों में बलशाली व्यक्ति ढूंढ रहे हो? जी मैं कुछ पहले प्रतियोगिता हमसे प्रारंभ करो। जी ठीक है मंत्री जी। हेमंत ने पतीलों से 2 प्लेट राजमा चावल निकाले और मंत्री और सैनिक को खाने को दिए। मंत्री और सैनिक बहुत खुश थे क्योंकि दोनों मन ही मन राजकुमारी से विवाह और साम्राज्य का मालिक बनने का सोच रहे थे। नगर की प्रजा भी प्रतियोगिता के परिणाम का इंतजार कर रही थी। ये प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा क्योंकि मुझसे अधिक बलशाली यहाँ कोई नहीं है। मैं भी जीत सकता हूँ और मेरे बारे में आप जानते भी हैं। हाँ हाँ देखते हैं। हाँ, ये सब क्या है? ये क्या हो रहा है? हे राजमा चावल वाले, तूने हमें क्या खिला दिया है? मुझे भी ये सब हो रहा है। ये सब कहाँ से आ रहा है? जो हमने गलत किया है वो सब कैसे दिखाई दे सकता है? हाँ, ये राजमा चावल खाने से सभी के अच्छे और बुरे कर्म उसके सामने तुरंत आ जाते हैं। अगर तुम्हारे सामने ये सब आ रहे हैं तो अवश्य तुमने कुछ बुरा किया है। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे इससे बाहर निकालो। मैंने तो पहले ही बताया था कि मैं किसी बलशाली व्यक्ति को ढूंढ रहा हूँ। वहाँ उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और आपस में जादुई राजमा चावल के विषय में बात करने लगे। राजा और रानी भी भीड़ में खड़े होकर बहुत खुश थे क्योंकि उनको विश्वास था कि राजमा चावल वाला अब उनको न्याय दिला पाएगा। ये सब मुझे जो भी दिख रहा है ये मुझे मार डालेगा। मुझे इससे बाहर निकालो। इससे बाहर निकलने का एक ही रास्ता है कि तुमने अभी तक जो भी पाप किए हैं उसका प्रायश्चित कर लो और सभी को बता दो। ठीक है, बताता हूँ। वैसे भी मैंने जो भी किया है वो सब मेरी आंखों के सामने चल रहा है। मंत्री के साथ सैनिक भी अपने पाप को प्रजा के सामने स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया। मैंने एक बार पाप किया है कि देवता जैसे राजा को अपराधी बना दिया। तुमने ये सब कैसे किया ये भी बताओ। मैं स्वयं राजा बनना चाहता था और ये सैनिक मंत्री बनना चाहता था, परंतु रामनगर की प्रजा राजा को देवता की तरह पूजती थी। हम दोनों का अपने अपने लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल है। क्यों मंत्री जी? अरे मंत्री तुम्हें बनना है? हाँ, मैं वर्षों से मंत्री बनने का इंतजार कर रहा हूँ। रामनगर की जनता हमें कभी स्वीकार नहीं करेगी क्योंकि राजा साहब उनके लिए भगवान है। फिर हमारा सपना कैसे पूरा होगा? हमें कुछ तो करना पड़ेगा। नहीं मंत्री जी, ये मुमकिन नहीं है। लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर हंसते हैं और फिर अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पाप करने निकल जाते हैं और राजा के पास पहुंचते हैं। तुम
सैनिकों के साथ अनाज, कपड़े, आवश्यक औषधि को ले जाओ और सभी को बांट दो। राज्य में कोई दुखी नहीं रहना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं अभी जा रहा हूँ। मंत्री और सैनिक सारा सामान एक गोदाम में छुपा देते हैं। चलो अब नगर में चलते हैं। ठीक है मंत्री जी। दोनों नगर में गए और लोगों को इकट्ठा कर लिया। मुझे बहुत दुख है ये बताते हुए कि महाराज ने बुलवाया है कि वो अब आपका ध्यान नहीं रख पाएंगे। इस बार आपको महल से कोई भी सहायता नहीं मिलेगी। नगर के सभी लोग बहुत उदास हो गए और इसी तरह कई महीने बीत गए। मंत्री और सैनिक दोनों ने राजा को बहुत बदनाम कर दिया। नगर में हाहाकार मच गया। सारी प्रजा ने मिलकर राजा का विरोध कर दिया। मेरे पास अपनी सफाई में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु मैं इतना कहूंगा कि मैंने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया है, लेकिन ये सब किसने किया है मैं नहीं जानता। अवश्य किसी ने विश्वासघात किया है। इतना कहकर राजा और रानी महल छोड़कर निकल गए। मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहता हूँ। तभी भीड़ से राजा रानी निकल कर आए और मंत्री से कहा, मंत्री, तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया है, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। हाँ मंत्री, तुमने लालच में आकर गलती की है, लेकिन हम तुम्हें क्षमा कर रहे हैं। आगे से जनता को कोई कष्ट मत पहुँचाना। मंत्री और सैनिक ने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और फिर दोनों ने अपनी तलवार निकाल ली। मंत्री, तू ऐसी हरकत अवश्य करेगा, मैं जानता था, क्योंकि जिसको धोखा देने की आदत पड़ जाए वो कभी नहीं बदलता। मंत्री का ऐसा व्यवहार देख प्रजा बहुत क्रोधित हो गई और सभी ने मिलकर मंत्री और सैनिक को मार दिया और सभी ने उन्हें वापस रामनगर का राजा बनाया। हेमंत, आज तुम्हारी वजह से हमें हमारा सम्मान वापस मिला है। महाराज, ये तो इस जादुई चावल का कमाल है। ये तुम्हारे पास कहां से आए? महाराज, ये जादुई राजमा चावल मुझे रास्ते में एक साधु महाराज ने दिए थे। शायद भगवान यही चाहते थे कि मैं माध्यम बनूं। कोई मेरी सहायता करो। बाबा, आप चिंता न करें, इन दुष्ट घड़ियालों को मैं देखता हूं। तभी अचानक से दोनों घड़ियाल दो साधुओं में परिवर्तित हो गए और नदी किनारे साधु बाबा मुस्कुरा रहे थे। अचंभित मत हो हेमंत, ये तुम्हारी बुद्धिमत्ता और शौर्य की परीक्षा थी जिसमें तुम उत्तीर्ण हुए हो। ये दोनों मेरे ही शिष्य हैं। बाबा, ये क्या लीला है? मैं वास्तव में परेशान हूं। हम सब जानते हैं वत्स, तुम चाहो तो कोई भी वर मांग सकते हो। नहीं बाबा जी, मैं कोई वर धारण कर घमंड का भागी नहीं बनना चाहता। अति उत्तम। हेमंत, इस पोटली को लो, इसमें कुछ जादुई चावल हैं और साथ में कुछ जादुई राजमा। इन्हें अपने साथ रखो। लेकिन बाबा, ये भला मेरे किस काम के? ये समय आने पर तुम्हें स्वयं ज्ञात हो जाएगा वत्स। तुम्हारी परेशानियों का हल यहीं से होगा। इस तरह मुझे ये राजमा चावल मिले थे जो आज इस राज्य के काम आए। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें राज दरबार में ही रखना चाहता हूं। ठीक है महाराज, बूढ़ी अम्मा भी मेरे साथ रहेंगी। ठीक है बेटा,
हेमंत का जीवन सुधर गया। अब बूढ़ी अम्मा भी उसके साथ राज दरबार में रहने लगी और राजमा चावल की वजह से रामनगर एक बार फिर से खुशहाल हो गया।